कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी दुनिया एक जैसी होती जा रही है, हर चीज हर जगह सेम टू सेम। खैर, एरी होप की मशहूर कविता स्टैंडर्डाइजेशन इसी शिकायत से शुरू होती है, पर इसका अंत एक ऐसी जगह पे होता है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कि इस कविता में आखिर ऐसा क्या खास है। तो कविता की शुरुआत ही होती है इस चुभती हुई लाइन से, और इसे पढ़ते ही समझ आ जाता है कि यहाँ कोई मीठी मीठी बातें नहीं होने वाली, बल्कि एक तीखी आलोचना सुनने को मिलेगी। कविता का पहला हिस्सा एक बहुत ही जानी पहचानी धुन छेड़ता है। वो है आधुनिक दुनिया से शिकायतें। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी शिकायत जो शायद हम सबने कभी ना कभी की है। तो होप सबसे पहले हमें मिलवाते हैं शिकायत करने वालों की एक पूरी गैलरी से। इसमें दुखी पत्रकार भी हैं, प्रकृति प्रेमी कवि भी, मतलब हर तरह के लोग हैं जो आज की दुनिया की एक रास्ता पर यानी मोनोटनी पर अफसोस जता रहे हैं। तो आखिर इन लोगों को शिकायत है किस बात से? लिस्ट में है टिन वाला सूप, वैक्यूम क्लीनर, फिल्में और चिकनी मोटर कारें। उनके हिसाब से ये सारी रोजमर्रा की चीजें नस्ल के मानकीकरण की वजह हैं, यानी इंसानों को एक जैसा बना रही हैं। पर जैसे हम इन शिकायतों में बहने लगते हैं, कविता एक जबरदस्त यू टर्न लेती है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और यहीं पर हमें कवि एडी होप की शरारती हाजिर जवाबी का अंदाजा होता है। वो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे, और ये कविता उनकी इसी कमाल की सोच का एक बेहतरीन नमूना है। और अब आता है कविता का सबसे बड़ा मोड़। इन सारी शिकायतों को सुनने के बाद जवाब कौन देता है? कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद धरती, एक बूढ़ी औरत के रूप में, एक रहस्यमयी शरारती मुस्कान के साथ। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ इंसानों की शिकायत है कि मानकीकरण एक मॉडर्न प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ धरती का जवाब है कि अरे ये तो मेरा सदियों पुराना काम है, आकृतियों और चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। और यहीं पर होता है कविता का सबसे बड़ा खुलासा कि स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण ये हमारा बनाया हुआ कुछ है ही नहीं। असली और सबसे बड़ी मास प्रोड्यूसर तो खुद ये धरती है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। कविता हमें प्रकृति के कारखाने की एक झलक दिखाती है। लाखों तितलियों के एक जैसे पंख, गुलाब का कभी न बदलने वाला डिजाइन, मछलियों का सुव्यवस्थित शरीर। स्टैंडर्डाइजेशन तो हर जगह है। और बात सिर्फ फूलों और मछलियों पर खत्म नहीं होती। होप इस तर्क को एक कदम और आगे ले जाते हैं और इसे सीधा हम इंसानों पर लागू कर देते हैं। सोचिए जरा, कविता कहती है कि हमारा जन्म, हमारा पूरा वजूद, वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस ही है। प्यार एक पुराने सांचे में ढलता है, और उसी एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इंसानों की ना जाने कितनी पीढ़ियां पैदा होती हैं। और ये स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ हमारे शरीर का नहीं है, ये तो हमारी सोच, हमारे एहसास, हमारी रूह तक में बसा है। हमारी ज़रूरतें, हमारे सपने, यहाँ तक कि हमारा अपराधबोध, सब एक दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, एक दोहराव है, एक रेपिटिशन है, तो फिर सुंदरता का, हमारी अपनी पहचान का, इंडिविजुअलिटी का, इसका क्या मतलब रह जाता है? इस गहरे सवाल का जवाब कविता अपने आखिरी हिस्से में एक बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ देती है। सोचिए, सुंदरता शीशे के सामने खड़ी है और अपने पीछे देख रही है, और उसे क्या दिखता है? मीलों तक एक लंबी लाइन जिसमें अनगिनत गुमनाम चेहरे हैं, और उन सब पर वही एक मुस्कान है। यानी सुंदरता भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट है, एक ऐसा सांचा जिसे इतिहास में न जाने कितने चेहरों पर बार बार दोहराया गया है। ये एक काफी गहरा और शायद थोड़ा परेशान करने वाला ख्याल है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? कविता ने स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही बदल दिया। ये कोई मॉडर्न दुनिया की कमी नहीं है, बल्कि ये तो खुद जिंदगी को चलाने वाला एक पुराना, बेहद पुराना इंजन है। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर होप की बात में सच्चाई है, अगर हम सब एक ही बड़े दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा हैं, तो फिर असल में ओरिजिनल होने का, मौलिक होने का क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर।